नमस्कार। क्लास 12 अकाउंटेंसी। हमने अपनी लास्ट क्लास में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस में क्वेश्चंस ट्राई किए थे। साथ ही आपको कुछ प्रश्न होमवर्क में भी दिए थे। एक नया प्रश्न आपके समक्ष स्पष्ट है स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इस प्रश्न में और कुछ नया पॉइंट दे रखा है, अभी तक जो सवाल किए हैं उससे हटकर है। तो क्या चेंजेज है इस प्रश्न में? प्रश्न को सॉल्व करके देखेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। जहां समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। सबसे पहले हमको लिखा ए और बी 3:2 में साझेदार हैं। हमारे पास दो पार्टनर हैं ए एंड बी, 3:2 में उनका रेशियो दिया हुआ है। सी को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया। सी को आपने 1/5 भाग के लिए, तो सी आ रहा है 1/5 पार्ट के लिए। नेक्स्ट, आगे आपको लिखा है संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान को 2000 से बढ़ाया जाए, स्टॉक के मूल्य को 4000 से बढ़ाया जाए, भूमि तथा भवन को 18,000 तक बढ़ा दिया जाए, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष से दायित्व 2000 निर्धारित किया गया। सी का अपना हिस्सा, ख्याति का हिस्सा 10,000 नकद लाया। अब ध्यान रखिएगा, तो सी की गुडविल है, सी इज गुडविल 10,000, वो ब्रिंग इन कैश, कैश में ला रहा है। उपरोक्त पुनर्मूल्यांकन तथा समायोजन कर लेने के बाद सी की पूंजी, सी अपनी पूंजी ए व बी की संयुक्त पूंजी के 20% के बराबर लाएगा। इट इज योर कैपिटल एडजस्टमेंट, ये हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट है। तो बेटा इस सवाल में वही पॉइंट्स है जो हमने पिछले पृष्ठों में देखे हैं। पहला रिवॉल्यूशन, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल एंड थर्ड बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवॉल्यूशन को लेकर। हम इससे रिवॉल्यूशन बनाएंगे। फर्स्ट रिवॉल्यूशन बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक एक ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखा है संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान को 2000 से बढ़ाया जाए। बेटा मुझे बताइए, प्रोविजन हमारे लिए क्या होता है? असिस्ट होती है, लायबिलिटीज होती है? व्हाट इज नेचर ऑफ प्रोविजन? प्रोविजन का क्या नेचर है? असिस्ट है, लायबिलिटीज है? लाइबिलिटी। वेरी नाइस। और लायबिलिटीज बढ़ रही है, 2000 से बढ़ाया जाए ना, मतलब लायबिलिटीज बढ़ रही है। और जैसे ही लायबिलिटीज बढ़ेगी, आप रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड लिखोगे? असिस्ट, डेबिट या क्रेडिट? हम रिवॉल्यूशन की कौन सी साइड लिखेंगे, बोलो? डेबिट साइड में आएगा। टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 2000, आपको लिखा ना 2000 से बढ़ाया जाए। 2000 लिखा है, मतलब 2000 से ही बनाना है, तो 2000 ही वैल्यू आएगी। 2000 तक होता तो हम उसमें बैलेंसिंग फिगर निकालते। से और तक का ये मतलब पहले अपन समझ चुके हैं। स्टॉक के मूल्य को 4000 से बढ़ाया जाए। स्टॉक हमारा क्या होता है? असिस्ट लायबिलिटीज। असिस्ट बढ़ रही है, जैसे ही आपकी असिस्ट बढ़ेगी, आप रिवॉल्यूशन की क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय स्टॉक, बाय स्टॉक, और ये वैल्यू आएगी 4000 से। 4000 से क्यों आएगी? क्योंकि 4000 से ही बढ़ाया है आपने, 4000 से बढ़ाया है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 4000। नेक्स्ट आपके पास में है भूमि तथा भवन के मूल्य को 18,000 तक बढ़ा दिया जाए। अब हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग 8,000 दिया हुआ है, आपको 18,000 तक बढ़ाना है, तो कितना बढ़ाना होगा? है हमारे पास 8,000 है, बढ़ाना है 18 तक, तो आपको कितना बढ़ाना है? 10। वेरी नाइस, 10,000। आप लिखोगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000।
नेक्स्ट है आपके पास में कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष से दायित्व 2000 निर्धारित हुआ। ये देखिए वर्कमैन कंपेंसेशन वाला एडजस्टमेंट है। इसके लिए हमने आपको समझाया था, पहला ओनली बैलेंस शीट में है तब तो आपको पार्टनर्स कैपिटल में बांटना है। ओनली एडजस्टमेंट में होता तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड लेके जाएंगे, लेकिन दोनों में है तो हमारे पास 3 सिचुएशन आती है। पहला, दोनों बराबर हो तो कोई नहीं करना, सिर्फ बैलेंस शीट में ही एडजस्टमेंट होता है। उसके बाद में यदि बैलेंस शीट एडजस्टमेंट से ज़्यादा है या बैलेंस शीट का वैल्यू एडजस्टमेंट से कम है, तो पहला कंडीशन ये है कि फिर पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमको दोनों जगह दे रखा है, आपके बैलेंस शीट में भी वर्कमैन कंपेंसेशन है और नीचे एडजस्टमेंट में भी वर्कमैन कंपेंसेशन दिया हुआ है। तो ये वाला कंडीशन अप्लाई हो रहा है। इसके अंदर हमारे पास 3 अलग अलग सिचुएशन है। पहली बात, दोनों बराबर है, बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट दोनों बराबर है, तो आपको ना तो रिवैल्यूएशन में एडजस्ट करना है ना ही पार्टनर्स कैपिटल में, सीधा बैलेंस शीट में एडजस्ट होगा। कंपेंसेशन की जगह लायबिलिटी लिखी दी जाएगी, बाकी सेम काम होता है। सेकंड पॉइंट, यदि आपकी बैलेंस शीट का वैल्यू एडजस्टमेंट से ज्यादा है, मतलब आपका आपका रिजर्व क्लेम से ज्यादा है, उस कंडीशन में आप उसे पार्टनर्स कैपिटल में बांटोगे। जो एक्सेस अमाउंट होगा उसे पार्टनर्स कैपिटल में बांटा जाता है। और यदि आपका रिजर्व क्लेम से कम है तो रिवैल्यूएशन से लाना है। यहाँ देखते हैं आपके पास प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, कंपेंसेशन फंड दिया हुआ है 5000, मतलब रिजर्व है आपके पास 5000 और लाइबिलिटी क्रिएट हो गई आपके पास में 2000। तो ये जो 2000 है वो आप एडजस्ट करके बाकी का 3000 पार्टनर्स कैपिटल में बांटोगे, मतलब ये आपके रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। ठीक। फिर आ रहा है सी, अपने हिस्से की ख्याति। आपको पहले ही पता है ख्याति हम यहाँ नहीं लिखते हैं और कैपिटल भी नहीं लिखते हैं। तो जस्ट अब हम अपना अगला काम करेंगे, पहले बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे इसका, रिवैल्यूएशन का बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। आपके पास में आ रहा है 12000, प्रॉफिट आ रहा है 12000, लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल 12000। जो हमारे पास 2 पार्टनर है ए और बी, वो अपने पुराने अनुपात में बांटेंगे। बेटा इनका पुराना अनुपात 3:2 दिया हुआ है, तो आप 12000 को 3:2 में बांटोगे, कितना आता है? 12 में 5 का भाग लगाओ, कितना होता है? कीजिए। 12000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 7500, 7200 और 4800 रुपये। ये आपका रिवैल्यूएशन कंप्लीट हुआ है। एनी डाउट? किसी को समस्या है इसमें? नो सर। बेटा हमें ध्यान रखिएगा, रिवैल्यूएशन में 100% एक सवाल रिवैल्यूएशन का आएगा ही आएगा। मतलब ये जो बड़ा प्रश्न आता है ना, उसमें 2-2 नंबर के तीनों अकाउंट होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल 2 नंबर का, बैलेंस शीट 2 नंबर की और 2 नंबर का रिवैल्यूएशन। बहुत ही सिंपल है और 2 नंबर पूरे दिलाता है। ये कोशिश करना है ये गलत ना हो। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, पार्टनर्स कैपिटल आपका मेन अकाउंट है। वैसे इसमें थोड़ा सा ध्यान देने से पूरा सवाल हमारा 100% सही हो जाता है, ज्यादा कोई काम नहीं है इसमें। बस प्रोविजंस आपको याद होने चाहिए, आपको एडजस्टमेंट याद होने चाहिए। अपने पास 3 पार्टनर है, तीनों के लिए अलग अलग अमाउंट का कॉलम करोगे आप, ABC। अब सबसे पहले आप पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखते हो, मैंने आपको सिखाया था, इतनी बार से बताता आया हूँ। पार्टनर्स की कैपिटल वेरी नाइस। बाय बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये वैल्यू कहाँ से लाओगे? ये वैल्यू कहाँ से लाओगे? बैलेंस शीट के कैपिटल से। वेरी नाइस, ओपनिंग कैपिटल। आपके पास 10,000 8,000 दिया हुआ है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 8,000।
नेक्स्ट, नया पार्टनर कैश लेके आ रहा है, लेकिन वो ला कितना रहा वो नहीं पता हमको, लेकिन ला तो रहा है ना। आपको ये लाइन लिखी है ना लास्ट वाले, उपरोक्त पुनर्मूल्यांकन तथा समायोजन कर लेने के बाद सी अपने पूंजी के लिए ए व बी की संयुक्त पूंजी के 20% के बराबर राशि लाएगा। अब वो लाएगा, ये बात तो फैक्ट है, लेकिन लाएगा कितना वो नहीं पता। तो ला तो रहा है ना, इसके लिए एक बार एंट्री तो कर लेते हैं। एंट्री करेंगे बाय कैश, अमाउंट खाली छोड़ दीजिए, जब पता चलेगा तब लिख देंगे। उसके बाद गुडविल की बात करते हैं, बाय गुडविल, क्योंकि गुडविल वो कैश में लेके आया है, गुडविल का पैसा उसने कैश में लाया है। 10,000 नकद लाया है, नकद लाया है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो ऐसी कंडीशन में अपन एंट्री कर दी कैश टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सॉरी गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग। और यहाँ रेशियो से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं दे रखे है, रेशियो से संबंधित कोई पॉइंट नहीं है हमारे पास में। इसका मतलब हमें इसी रेशियो में इसको सॉल्व करना है 3:2 में। तो जब हमने 10,000 को 3:2 में बांटा तो कितना कितना होता है, 6,000 4,000। अब आप रिवैल्यूएशन ट्रांसफर कर लो बाय रिवैल्यूएशन, क्योंकि डेबिट साइड में आया, उसके डेबिट में आया है तो यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन। 72 और 48। उसके बाद अब आप अपनी बैलेंस शीट में चेक करोगे, आपको रिजर्व दे रखा है जनरल रिजर्व। तो पहले तो जनरल रिजर्व को सॉल्व करो, बांट दीजिएगा जनरल रिजर्व को बाय जनरल रिजर्व। 15,000 दिया हुआ था, 15,000 को आप 3:2 में बांटोगे कितना होगा, 5 या 15, 9,000 और 6,000। अब वही वर्कमैन कंपेंसेशन जो अपने पास में दिया हुआ था टोटली 5,000, जिसमें से 2,000 तो आपका लाइबिलिटी हो गया, अभी बचा 3,000 जिसको आप पार्टनर्स कैपिटल में बांट लोगे। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपेंसेशन, ठीक है। 3,000 को बांटता है 3:2 में, कितना कितना होता है, 1,800 1,200 रुपए। यहाँ तक तो सारे एडजस्टमेंट हो गए। एक बार फिर से बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं, ऐसा कोई बचा तो नहीं है। तो आई थिंक कुछ नहीं बचा है। फाइनली लास्ट एडजस्टमेंट बचा है कैपिटल एडजस्टमेंट, और यहाँ की लैंग्वेज थोड़ा ध्यान से समझना। आपको लिखा है सी अपने पूंजी के लिए ए व बी की संयुक्त पूंजी कंबाइंड कैपिटल का 20% लाएगा। तो सबसे पहले तो हमको ए और बी की कैपिटल चाहिए भाई। कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ए और बी की कैपिटल चाहिए। तो पहले तो अपन यहाँ लिखते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए पहला पॉइंट आएगा कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो पहले तो ए और बी की कैपिटल चाहिए, तो सबसे पहले इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर निकालो। ए का बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, तो 10,000 और 6 16,000, 16,000 और ये हो गया 17,000, सॉरी 16,000, 16,000 और 10,000 26,000, 26,000 और ये 27,000, 27 और 7 34,000। ए की कैपिटल आ रही है 34,000। एक बार आप भी टोटल चेक कर लीजिएगा। बी का देखोगे तो 8 8 और 4 12, 12 और 10 22, 22 और एक 23, 23 और एक 24,000। बी की आ रही है 24,000। सही है, सही है गलत है, बोलो तो सही रहे। हाँ हेतल जी, हेतल जी, ईशा जी, खुशबू सोनी जी, सही है गलत है, वापस देख लो टोटल। मेरे हिसाब से तो सही है बेटा, टोटल आपकी है मेरी नहीं है। 10 और 6 16, सही है 16 सर, सही। दोनों सही है। चलो अब इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो हमारी कंबाइंड कैपिटल आ जाएगी 34,000 प्लस 24,000। तो कंबाइंड कैपिटल आ गया 58,000, ठीक है। सी की कैपिटल कितनी होगी, तो 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल का 20%, तो 58,000 का 20% आपका सी की कैपिटल होगी। तो 58,000 का 20% कितना होता है, 11,600 रुपये, जो ये बंदा कैश में लाएगा। और हमने कैश में एंट्री तो कर ली थी, लेकिन अमाउंट खाली छोड़ा था, इसको लिख दिया। और यहाँ बैलेंस शीट लिख के इसको पूरा करेंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन
इसका आ गया 34,000, 24,000 और 11,600 रुपये। इज इट क्लियर? ये समझ में आया? बोलो न रे। हेलो, सो गए क्या सब? चलिए, अब इसके बाद अपन बैलेंस शीट बनाएंगे। इसके बाद हमको बैलेंस शीट बनानी है। ध्यान से समझिएगा बैलेंस शीट कैसे बनेगी। बैलेंस शीट, आप बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखेंगे अपन कैपिटल। सबसे पहले क्या लिखना है? कैपिटल। क्या लिखा हमने? कैपिटल। ए, बी और सी। 34,000, 24,000 और 11,600 जो अभी आई ना अपनी कैपिटल, जो अभी आपने लिखी है, उसी को आपको कैपिटल में शो करना है। तीनों का टोटल कितना आएगा? 58 और ये हो गया आपके 68, 69,600। 69,600 आपकी कैपिटल आ गई। अब आप देखोगे आपके लाइबिलिटी साइड में आपको दिया हुआ था कैपिटल के बाद जनरल रिजर्व, जो हमने बांट दिया है। वर्कमैन कंपेंसेशन बढ़ गया, लेकिन उसका एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गया है। कंपेंसेशन तो भले ही बटा है, लेकिन उसका एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गया है। और जो लाइबिलिटी क्रिएट हुआ है उसके लिए हम लिखेंगे लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। हम यहाँ लिखेंगे लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड नहीं आएगा, ये आ गया 2,000। नेक्स्ट इसके बाद क्रेडिटर्स, जो 12,000 दिए थे, कोई चेंज आपने नहीं किया है, एज इट इज रखा है। मीन्स आपको यहाँ लिखना है क्रेडिटर्स 12,000। आगे बढ़ते हैं, असिस्ट साइड को देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, आप अपना रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट देख के पता लगाओ कि क्या आपके प्लांट एंड मशीनरी में कोई एडजस्टमेंट हुआ है। तो मुझे तो नहीं दिख रहा है कोई एडजस्टमेंट, मीन्स अपने पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आप डायरेक्टली लिखोगे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना वैल्यू दे रखा है? 10,000, मीन्स 10,000। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग को आपने बढ़ा दिया 18,000 तक है, तो हम यहाँ लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। पहले 8,000 था, आपने 10,000 और बढ़ा दिया है, टोटल हो गया है 18,000। ठीक है बेटा, ये समझ में आ रहा है क्या करवा रहा हूँ? हाँ, जवाब तो दो। यस सर। ईशा जी, कुसुम जी, जी खुशबू सर। जी, कुमकुम यस जी, सर। पूजा जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार बैलेंस शीट पूरी कर लेते हैं, यस उसके बाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद डेटर्स दे रखे हैं 12,000, हम यहाँ लिखते हैं डेटर्स 12,000। लेस करोगे यहाँ से प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 2,000, क्योंकि आपने 2,000 तक बढ़ाया है, 2,000 से बढ़ाया, सॉरी 2,000 से बढ़ाया। 1,000 रुपये पहले से दिया हुआ था, अभी 2,000 से बढ़ा लिया, मतलब आपको यहाँ पे हो गया 3,000। यहाँ की वैल्यू कितनी हो गई? 3,000। ठीक है, तो ये लेस हो गया, पीछे बचा आपके पास 9,000। नेक्स्ट स्टॉक 12,000 थे, 4,000 से और बढ़ा दिया है, तो लिखेंगे हम स्टॉक 12,000 से और बढ़ा दिया 4,000, तो ये हो गया आपके 16,000। फिर आपका आता है कैश। कैश में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कैश ऑलरेडी हमारे पास 9,000 दिया हुआ था, 9,000 प्लस 11,600 is capital and 10,000 is goodwill. He bought the capital and goodwill is 11,600 and 10,000.
So our total cash bring 21,600 plus 9,000 means 30,600. 30,600 रुपये आपकी कैश आई है. इज इट क्लियर? समझ में आ गया ये? बेटा आप मुझे बताइए, जहां तक समझ में आ गया तो अपन इसके टोटल लगाते हैं. असिस्ट साइड में आ रहा है 18,000, 10,000, 9,000, 16,000, 30,600. 83,600. यहाँ देखोगे 69,600 प्लस 2,000 प्लस 12,000, 83,600. तो बेटा अपनी टोटल इक्वल आ रही है, मतलब हमारा सवाल सही है. समझ में आ गया ये? स्पष्ट में किसी को डाउट? 83,600. अब आपकी जानकारी के लिए कुछ बातें कहना चाहूँगा. अपना एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर आज फिनिश होता है, कंप्लीट हो गया. हमने सारे ही कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस भी करी है, अलग अलग बुकों से ट्राई किया है, एनसीईआरटी के भी सवाल करवाए हैं. समझे? क्या चालू कर दिया आपने? देखिएगा, हमने बहुत सारे सवाल भी ट्राई किए हैं, अलग अलग एडजस्टमेंट्स को भी समझा है. आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, पहली बात. दूसरी बात, कुछ परफेक्शन लाने के लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है. मैं पहले ही बता देता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमें कॉन्सेप्ट याद होता है, लेकिन वो उसमें हमें परफेक्शन नहीं होती है. प्रॉब्लम ये रहती है कि हमने उस कॉन्सेप्ट को बार बार ट्राई नहीं किया है. जब तक आप उसको ट्राई नहीं करोगे, एक बार नहीं 4 बार ट्राई कीजिए उसको, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको समझ में थोड़ा सा कम आएगा. ये मैं पहले ही बता देता हूँ. आपको परफेक्टली अपने आप को परफेक्ट बनाना है तो प्रैक्टिस करनी है. विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है. बेटा एक कोशिश कीजिएगा कि जो चीज़ें हमने करवा रखी है, हालांकि आप इससे रिलेटेड कितने भी सवाल करो आपकी इच्छा है, बट ज़्यादा नहीं. तो हमने जो प्रश्न करवा भी दिए वो भी यदि आपने ध्यान से कर लिए तो भी तो आपके लगभग सारे एडजस्टमेंट कवर हो जाएंगे. चैप्टर आपका 3rd था, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कुछ हद तक हमने आज पूरा कर लिया. नेक्स्ट हम अपनी अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो होगा आपका रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर. पार्टनरशिप का 3rd चैप्टर, वो भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है और इसी टॉपिक से रिलेटेड है. उसमें काम कम करना होगा आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी सीख चुके हो. यदि आपने एडमिशन को अच्छे ढंग से समझा है, एडमिशन के टॉपिक को आपने बहुत ही ध्यान से देखा है, तो रिटायरमेंट काफ़ी आसान हो सकता है आप लोगों के लिए. क्योंकि 1-2 एडजस्टमेंट ही ऐसे हैं जो आपके रिटायरमेंट एंड एडमिशन में चेंजेज है. दोनों में थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है. तो मैं आपसे यही आशा रखता हूँ कि आप बहुत अच्छे ढंग से इस चैप्टर को कवर कर लिया होगा. इससे रिलेटेड जो हमने नोट्स भेजा है, बेटा एक बार फिर कह देता हूँ, आपको 2 अलग अलग नोटबुकें तैयार करनी है. एक नोटबुक में कॉन्सेप्ट लिखना है, एक में आपको प्रैक्टिस करनी है. जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हमने आपको बताई है वो आपको कॉन्सेप्ट की नोटबुक में लिखना है. आपको अपनी नोटबुक में उसके प्रॉपर ढंग से लिखोगे और जितना प्रैक्टिस कराया है वो सारा का सारा आपको प्रैक्टिस की नोटबुक में काम करना है. जब तक आप प्रयास नहीं करोगे आपको कम समझ आएगा, ये मैं पहले ही बता देता हूँ. बाकी आगे यदि आप थोड़ा सा भी ट्राई करते हो और यदि समस्या आ रही है, हम आपके लिए यानी टाइम अवेलेबल है, आप कभी भी हमसे पूछिए, हम आपकी सारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं. शर्त यही रहती है कि आपको प्रयास करना पड़ेगा. विदाउट ट्राई आप काम नहीं कर सकते, ये स्पष्ट बात है. तो लीजिएगा, अपना चैप्टर यहीं समाप्त होता है. हमारी क्लास को भी आज यहीं समाप्त करते हैं और नया चैप्टर हम अपनी अगली क्लास में समझेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.